अविनाश मोनाली को फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज देता है। हैप्पी एनिवर्सरी मोनाली। हैप्पी एनिवर्सरी अविनाश। ये सरप्राइज कितना प्यारा है। नदी किनारे कितनी शांति है और उसमें हम दोनों। उफ, शुक्रिया अविनाश, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। वेलकम मोनाली, और तुम भी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। आई लव यू मेरी जान। लव यू टू अविनाश। वैसे मोनाली, मैंने तुम्हारे लिए गाने की प्रैक्टिस की है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो पसंद आए। अरे क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगा मुझे। गाओ ना। फिर अविनाश वायोलिन बजाकर उसकी धुन में एक रोमांटिक गाना गाता है और इस तरह दोनों मियाँ बीवी खूब अच्छा समय बिताते हैं। मोनाली बेहद काली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हैंडसम पति अविनाश उससे बहुत प्यार करता है। फिर एक रोज जब मोनाली अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाती है, तभी तो गर्ल्स, कैसे लगे मेरे एनिवर्सरी के फोटोज? अरे यार, तेरा पति तो कितना मस्त दिखता है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ होगी। तेरी तो किस्मत ही चमक गई। सच में मोनाली, मुझे तो अब तुझसे जलन होने लगी है। अब मेरे पति की बात ही कुछ ऐसी है। अविनाश के सामने सारे बॉलीवुड के हीरोज भी फेल हैं, लेकिन मुझे तुम सब पर तरस आता है। तुम सबका इतना सुंदर होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको एकदम लल्लू पति मिले हैं। अरे मोनाली, ज्यादा हवा में मत उड़। आखिरकार तू ठहरी एक काली लड़की और वो एक बहुत ही कमाल का दिखने वाला लड़का है। वो दिन भर बाहर रहता है और बाहर की दुनिया सही नहीं है। कब कोई लड़की उसे बहला फुसला कर तुझसे अलग कर दे, कुछ बता नहीं सकते। हाँ मोनाली, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगेगी, लेकिन तेरा क्या होगा? क्या? सहेलियों की ये बातें सुनकर मोनाली अब चिंता में पड़ जाती है। फिर रात में जब वो घर जाती है, तभी वो वहां पर अविनाश को बालकनी में किसी से बात करते हुए देख लेती है। हाँ यार, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, इसीलिए कह रहा हूँ, जल्दी से आ जा यहाँ पर, फिर मिलेंगे हम दोनों। हाँ बाबा, पक्का। चल अब मैं फोन रखता हूँ। बाय, टेक केयर। अरे अविनाश, तुम कब से बालकनी में जाकर फोन पर बात करने लगे? हाँ, अरे वो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं बालकनी में चला गया। किसका कॉल था? दोस्त का मोनाली। पक्का दोस्त ही था ना, या कोई और? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ठीक है। अब मोनाली हर वक्त अविनाश पर नजर ही रखी रहती है। फिर अगली सुबह जब अविनाश तैयार हो रहा होता है, तभी मोनाली चुपके से उसका फोन चेक करती है। जरा देखूं तो किसके साथ ये क्या क्या बातें करता है। उतने में वहां पर उसकी सास गीतांजलि आती है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये तू क्या कह रही है? अपने पति का फोन चेक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तभी वहां पर अविनाश भी आता है। क्या मोनाली, तुम मेरा फोन चेक क्यों कर रही थी? अरे नहीं अविनाश, वो मुझे कुछ फोटो चाहिए थे, वही भेज रही थी मैं तुम्हारे फोन से। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है ये। अरे इसे मैंने खुद से कहते हुए सुना है कि ये देखना चाहती है कि तू किस किस के साथ क्या क्या बातें करता है। ये तुझ पर शक कर रही है बेटा। अरे मोनाली, ये तुम्हारे बर्ताव में इतना बदलाव क्यों आ गया है? कल रात भी तुम मुझे वैसा ही सवाल पूछ रही थी, और अब मेरे पीठ पीछे फोन चेक करना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अरे अविनाश, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम कभी बालकनी में खड़े होकर बात नहीं करते ना, और हमेशा हर कॉल मेरे सामने ही उठाते हो, इसीलिए मैंने सवाल किया। और आज भी मैंने बस ऐसे ही फोन लिया तुम्हारा, जैसे तुम लेते हो मेरा कभी कभार। और माँ जी तो कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर बता रही है, क्योंकि ये हम दोनों में फूट डालना चाहती है। अरे घनचक्कर लड़की, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मुझे तो तेरी बातों से कुछ और ही लगा, इसीलिए मैंने ऐसा कहा।
और ज्यादा बकवास मत कर और जबान को लगाम लगा कर रख। बहुत चल रही है आजकल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोनाली को और ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो जब जब अपनी और अविनाश की तस्वीर देखती है तब तब हे भगवान जी, हम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन हो ही नहीं रहा था कि मुझे इतना हीरो जैसा डैशिंग पति मिल सकता है। अविनाश मुझसे प्यार तो करता है पर बाहर की औरतों के कारण कहीं उसका ध्यान भटक न जाए, क्योंकि बाहर वो ऐसी ही कई लड़कियों से मिलता होगा जो गोरी और सुंदर होंगी। फिर एक दिन अविनाश को रात में घर आने में देर हो जाती है और उसका फोन भी बंद आता है। कहाँ रह गया अविनाश? उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो किसी लड़की के साथ तो नहीं होगा ना? अरे ओ बेवकूफ औरत, तेरे दिमाग में ये सब बातें कैसे आ जाती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका फोन बंद पड़ गया हो। आ जाएगा। ज्यादा फालतू की बातें मत कर वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा। मोनाली दरवाजे पर खड़े होकर राह देखती है और थोड़ी ही देर बाद मोहल्ले में एक कार आती है जिसे एक लड़की चला रही होती है और अविनाश उसी कार में से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है। और कार में एक लड़की देखकर मोनाली को बहुत गुस्सा आता है। देखा माँ जी, आपका बेटा किसी गैर लड़की के साथ था और वही उसे छोड़कर गई है। क्या? अरे यार, क्या मोनाली, तुम भी घर पर बैठकर तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है और ये कैसी बेशर्मों वाली बात कर रही हो तुम? सीधे सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो। तुम्हें क्या मैं वैसा आदमी लगता हूँ क्या? तो फिर कौन थी वो लड़की जो तुम्हें अभी छोड़कर गई? अरे बाबा, वो मेरी बॉस थी, रोमा मैम। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी ऑफिस के पार्किंग में ही पार्क कर दी और मैम ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोन भी डेड हो चुका था जिसके चलते मैं टैक्सी भी बुक नहीं कर पा रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखा, बड़ी आई मेरे बेटे पर सवाल करने वाली। देख बहू, कान खोलकर सुन ले। मेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छी परवरिश दी है, इसीलिए वो ये गंदी हरकतें हरगिज नहीं करेगा। तेरे दिमाग में बस गंदी गंद भरा हुआ है, इसीलिए ये सब सोचती रहती है तू। माफ करना, लेकिन मैं तो बस। देखो मोनाली, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए। अरे तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाँ अविनाश, जानती हूँ मैं। और माँ जी, आप भी मुझे माफ कीजिए। फिर एक रोज जब मोनाली मार्केट में होती है तभी वो अविनाश को एक साड़ी की दुकान के बाहर निकलते हुए देख लेती है। ये अविनाश यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी साड़ी की दुकान में? फिर मोनाली उस दुकान में जाती है। अरे भाई, वो अभी अभी जो आदमी गया वो यहाँ पर क्या करने आया था? अरे मैडम, वो तो यहाँ पर समोसे और कचौरियां तलने आया था। क्या? अरे कैसी बातें करती हो आप? साड़ी की दुकान में ग्राहक साड़ी ही खरीदने आएगा ना। अरे तो सीधे सीधे जवाब दो ना, ज्यादा मत बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने किसके लिए साड़ी ली और कुछ बताया या फिर कोई डिजाइन दिखाया या आपके सामने किसी से फोन पर बात कर रहे थे? अरे लेकिन आपको क्या करना है मैडम? एक मिनट, हमारे पास उनका नंबर है, आप उनसे ही बात करके पूछ लीजिए। अरे लेकिन इससे पहले कि मोनाली कुछ बोलती, दुकानदार अविनाश को फोन करके सब बताता है और मोनाली के इस बर्ताव के कारण अविनाश को बहुत गुस्सा आ जाता है। नालायक आदमी, तुम्हें किसने कहा था उसे फोन करने के लिए? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना कहकर मोनाली घर चली जाती है। ये सब क्या है मोनाली? अरे तुम मुझ पर इतना शक कैसे कर सकती हो? सॉरी अविनाश, मुझे तो ये लगा कि तुम किसी लड़की के लिए वहां पर साड़ी लेने गए हो। अरे पागल लड़की, अविनाश मेरे लिए साड़ी लेने गया था। मैंने ही वहां पर साड़ी बनवाने दी थी और इससे कहा था
कि तू आते वक्त उसे लेकर आना। हाँ मोनाली, और आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ करना अविनाश, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी ही गलती थी। अरे तेरी नहीं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी गलती हमारी ही है, जो हमने तुझे अपनी घर की बहू के रूप में चुना। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मुझे सच में ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी। अरे चुप हो जा। मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। इसके आगे अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे कान के नीचे जोरदार थप्पड़ लगा दूंगी, बेअकल कहीं की। फिर अविनाश और गीतांजलि गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं और अब मोनाली अपनी सहेली को ये सारी बातें बताती है। देख मोनाली, तू अपने पति की बातों पर इतना भरोसा मत कर, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और ये आदमी लोगों ने तो झूठ बोलने में पीएचडी की होती है। अपनी बीवियों को कैसे बेवकूफ बनाना है ये उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। हाँ यार, तू सही कह रही है। और तुझे पता है, मेरी एक सहेली थी जिया, जो बहुत सावली थी, और उसका पति भी एकदम तेरे पति के जैसे हैंडसम था। उसके पति ने भी प्यार करके ही शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीनों बाद उसने अपने पति को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या? देख, मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश भी वैसा ही होगा, लेकिन तुझे तो मैं बस चौकन्ना रहने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर मोनाली को अब और चिंता सताने लगती है, और इसीलिए वो उसे एक पेन देती है जिसमें एक छोटा स्पीकर लगाया होता है। शुक्रिया मोनाली, ये पेन बहुत ही बढ़िया है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं अविनाश। उम्मीद करती हूँ कि ये पेन तुम्हारे लिए लकी साबित हो और तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाए। फिर उसी दिन अविनाश अपनी विदेश से आई हुई बचपन की सहेली कियारा से मिलने जाता है। तो कैसी है तेरी बीवी? मैंने उसे बस फोटो में ही देखा है, लेकिन मैं उसे हकीकत में भी मिलना चाहती हूँ। मिलवाना यार, और उससे कह दे कि हम एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में हैं। अरे नहीं बाबा, ये मत बोल तू, क्योंकि मेरी बीवी आजकल मुझ पर शक करने लगी है, और अगर उसे पता चल गया कि मैं तुझसे मिलने आया हूं तो वो मुझ पर वापस शक करेगी। क्या? फिर अविनाश कियारा को सब बताता है, और वही दूसरी तरफ मोनाली जब स्पीकर ऑन करती है तो वो सिर्फ थोड़ी ही बातें सुनती है। इसका मतलब अविनाश मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए उसने उस लड़की से कहा कि मुझे पता चल गया तो सही नहीं होगा। लगता है वो दोनों एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में हैं। मैं अविनाश को आज नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं रंगे हाथ पकड़कर ही रहूंगी। मोनाली गलत फहमियों का शिकार हो जाती है और वो वहां पर पहुंचकर कियारा को खूब सुनाने लगती है। तेरी तो ऐसी की तैसी, नालायक, बेशरम, बेहया लड़की, शादीशुदा मर्द पर डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? और तुम अविनाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बड़े वफादार बन रहे थे ना? बहुत अच्छी वफादारी निभाई तुमने। मेरे पीठ पीछे ये गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये क्या तरीका है मोनाली? ये मेरी बचपन की सहेली है और ये मुझ पर डोरे नहीं डाल रही। अरे ये तो काफी सालों बाद यहाँ भारत आई है और इसीलिए आज हम मिले हैं। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे ये क्यों कह रहे थे कि मेरी बीवी आजकल मुझ पर शक करने लगी है और अगर उसे पता चल गया तो वो फिर से शुरू हो जाएगी? क्या? अरे इसने कहा कि ये तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैंने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी मत बोल, क्योंकि मेरी बीवी पहले से ही मुझ पर बिना बात के शक करती है और उस पर अगर तुम मुझसे मिली तो वो ये समझ ही नहीं पाएगी कि तुम सिर्फ मेरी अच्छी सहेली हो। क्या? लेकिन एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो दरअसल। अरे वो क्या लगा रखा है, बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे फोन में छोटा सा स्पीकर लगा के रखा था ताकि तुम जहां भी जाओ
मैं तुम्हारी बातें सुन पाऊं, और मुझे पता है कि तुम अपने पेन को शर्ट के पॉकेट में ही रखते हो। और अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले स्पीकर ऑन किया, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मोनाली, तुम मुझ पर शक करते करते किस हद तक गिर गई हो। छी, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे तुमने तो बस 2 मिनट की बातें सुनी, लेकिन उसके पहले की बातचीत नहीं सुनी। जाओ, जाकर फिर से अपने उसी स्पीकर की बातें सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा। और मोनाली, मैं कोई नहीं होती जो तुम दोनों के बीच में बोलूं, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत गलत है, क्योंकि अविनाश ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। और अगर मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाना ही होता तो मैं वो पहले ही कर लेता, और मैं तुमसे शादी ही क्यों करता। देखो मोनाली, मैं जानता हूं कि तुम्हें घबराहट होनी जायज है, लेकिन 1000 बार कह चुका हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो या गोरी, क्योंकि तुम्हारा अंतर मन सुंदर है। मुझे माफ कर दो अविनाश, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। कितनी बुरी हूं ना मैं, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, आज के बाद तुम पर या हमारे प्यार पर कभी शक नहीं करूंगी। लव यू अविनाश। लव यू टू मोनाली। और अब रोना बंद करो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और मोनाली और अविनाश फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। रजनी अपने पति हसमुख और 2 बहू काव्या और निकी के साथ रहती है। गर्मी के दिन आ जाते हैं और दोनों बहुओं को दिन रात रसोई में काम करने में काफी दिक्कत आने लगती है। हाय जीजी, ऐसा लग रहा है कि हम किसी रसोई में नहीं बल्कि किसी भट्टी में काम कर रहे हैं। अरे इस बढ़ती गर्मी में तो एक दिन हम उबल कर मर ही जाएंगे। हाँ ना निकी, काश हमारे पास कोई एसी होता तो कितना अच्छा होता। अरे काश क्यों जीजी, हम तो हमारी रसोई में अभी भी एसी लगवा सकते हैं। हाँ निकी, तू बिल्कुल सही कह रही है। हमें माँ जी और पापा जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। हाँ जीजी, चलो अभी चलते हैं उनके पास। फिर काव्या और निकी दोनों अपनी सास रजनी के पास आ जाती है और रसोई में एसी लगाने के बारे में उन्हें बता देती है। लगवा लो बहुओं, वैसे भी तुम्हारी सास तुमसे दिन भर रसोई में काम ही करवाती रहती है, और उसमें एसी की हवा खाकर तुम्हारा काम करना आसान हो जाएगा। ओ हसमुख जी, ज्यादा मुंह मत चलाइए और जाइए, जाकर मेरा पान लेकर आइए टपरी से, और तुम दोनों चुड़ैलों, एसी लगवाना है तुम्हें? चुपचाप जैसा है वैसे में काम करो। हमने भी गर्मी में दिन निकाले हैं, वो भी चूल्हे पर खाना पकाकर। लेकिन माँ जी, आप समझ नहीं पा रही है, हमें सच में बहुत तकलीफ हो रही है। और नहीं तो क्या, एक तो पहले ही आप मजदूरों से भी बढ़कर हमसे दिन रात रसोई में मजदूरी करवाते हो, और उसमें गर्मी का कहर। ना बाबा ना, प्लीज माँ जी, एसी लगवा लो ना। एक बार मैंने कह दिया सब कह दिया, अब मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ और जाओ अपने अपने काम पर लगो। बेचारी निकी और काव्या चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। उन दोनों के पति दूसरे शहर में काम करते हैं, इसीलिए वो दोनों अपने सास ससुर के पास ही रहा करती है। जी, माँ जी तो हमारा दुखड़ा समझने से रहे। अब तो हमें हमारे पतियों से ही एसी की मांग करनी होगी। हाँ निकी, अब एक वही ऑप्शन बचा है हमारे पास, एंड आई जस्ट होप कि हमारे पति अपनी नालायक माँ की तरह पापी और बुजदिल ना हो। फिर काव्या और निकी दोनों अपने पतियों को सारी बातें बताती हैं, जिसके बाद वो दोनों पैसे भेजते हैं और अब रसोई में एसी लगाया जाता है। जब रजनी बाहर से घर पर आती है तभी उसे घर में ठंडी हवा आने लगती है। अरे ये क्या, मेरी रसोई में से इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? कहीं इन निर्लज्ज बहुओं ने
फ्रिज को खुला तो नहीं छोड़ दिया। लेकिन जब रजनी रसोई में जाती है तभी वो एसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ओ तेरी, ये एसी कहाँ से आया यहाँ पर? क्या माँ जी, खुद से चलकर तो आया नहीं होगा ना ये एसी। जाहिर सी बात है, इसे तो मैंने और जीजी ने खरीद कर लाया है। अब आपने तो हमें कोई पैसे नहीं दिए, इसीलिए हमें हमारे पतियों से पैसे मांगने पड़े। हाँ माँ जी, अब आप तो ठहरी बेरहम, लेकिन आपके बेटों में दिल निकला, इसलिए उन्होंने हमारे दर्द को समझकर एसी खरीदने के लिए पैसे भिजवा दिए। क्या तुम दोनों को शुभम और अविनाश ने पैसे भेजे? उन दोनों की तो एसी की तैसी। अब ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है माँ जी, क्योंकि अब तो हम दोनों दिन भर रसोई में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और सारे काम आसानी से कर लेंगे। रजनी को अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने दोनों बेटों को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती है। क्यों रे नालायक, तुम दोनों को थोड़ी भी अकल वकल है या नहीं? अपनी माँ को भुलाकर अपनी बीवियों के लिए एसी के पैसे भेजे तुमने। अरे लगे हाथ मेरे और अपने पापा के लिए भी पैसे भेज देते तो हम भी अपने कमरे में एसी लगा देते ना। अरे माँ, अभी अभी तो हमने उन्हें पैसे भेजे हैं, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं। हाँ माँ, अभी आप 2 से 3 महीने रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद ही हम आपको पैसे भेज पाएंगे। पक्का माँ? अरे रखो फोन बेशर्मो, तब तक तो गर्मी भी खत्म हो जाएगी। और बारिश में क्या तुम्हारे बाप ने लगाया था क्या एसी? इतना कहकर रजनी गुस्से से फोन कट कर देती है। मेरा नाम हसमुख है, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर कभी हंसी नहीं रहती। अरे रजनी, हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? आखिर क्यों अपने खून को इतना जला रही हो? अरे चुप कर बुड्ढे, मैं तो तुझसे भी परेशान हो चुकी हूँ। पेंशन के पैसे कितने थोड़े आते हैं, ना तो तू और ना ही मेरे बेटे मुझे एसी दिला सकते हैं। अब हटो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। अब रजनी रसोई में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है और मौके पे चौका मारते हुए एसी की हवा खाती रहती है। लेकिन उसकी चालाक बहू है, ये बात समझ जाती है। अरे निक्की, माँ जी को देखना, बस एसी की हवा खाने के लिए आई है यहाँ पर। इससे पहले तो इन्होंने रसोई की शक्ल भी नहीं देखी। जब हमने एसी लगाने की बात की थी तब कितनी मिर्ची लगी थी इन्हें, और अभी देखो। रुको जीजी, मैं तो अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। फिर निकी मेथी, शेपू और पालक की सब्जी उठाकर रजनी को देती है। अरे माँ जी, अब आप जब खाली ही बैठी हो तो ये लो, ये मेथी, शेपू और पालक की सब्जी साफ करके काट दो और इन बर्तनों में रख दो। अरे लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई मेहनत का काम नहीं दे रहा है, बल्कि आप तो ये काम बैठे बैठे आराम से कर सकती हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एसी में बैठना भी जरूरी है, वरना बाहर गर्मी में बैठकर मेरा तो हाल ही बेहाल हो जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो यहीं पर बैठूंगी। ठीक है बहू, मैं कर देती हूँ ये काम। फिर रजनी वो सारे काम करने लगती है और उसके बाद काव्या और निकी उसे बैठे बैठे सलाद काटने का काम देते हैं और उसके बाद गीले बर्तन पोंछने का काम भी देते हैं और ऐसे ही काम पे काम देते रहते हैं, जिससे रजनी बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी, पोंछ दिए सारे बर्तन, अब इन्हीं खाली बर्तनों के डब्बों में ये पैकेट वाले मसाले भर के रख दो। बैठे बैठे तो कर ही सकती हो ना आप, क्यों? हो जाएगा ना? हे भगवान, ये एसी की हवा तो मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। इन दोनों ने तो मुझसे काम करवा करवा के मेरी हालत ही खराब करके रख दी है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर रजनी बिना कुछ बोले
वहां से रफू चक्कर हो जाती है, जिसके बाद काव्या और निकी अपनी सास की ये हालत देखकर उस पर खूब हंसती है। अब निकी और काव्या दिन रात मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खाती है और बहुत ही बढ़िया से पकवान बनाती है। अरे वाह, आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी और छोले भटूरे। ओए ओए ओए, मेरे मुंह में तो बाढ़ आ गई। क्या बात है बहू, आजकल तुम बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी हो। अब क्या करे माँ जी, रसोई में एसी लगाने के बाद से काम करते वक्त मूड हमेशा अच्छा रहता है। हाँ माँ जी, कोई थकावट भी महसूस नहीं होती और इसी के कारण हम दोनों इतने प्यार से खाना बनाते हैं। इन दो नास पीटियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एसी के बहुत ही मजे ले रही है, लेकिन मुझे भी अच्छे से पता है कि इन दोनों का सारा मजा किरकिरा कैसे करना है। अच्छा बहू, कल तुम दोनों को 200 बच्चों का खाना बनाना है। हर साल की तरह कल चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आश्रम में खाना भेजेंगे, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाना। ठीक है माँ जी। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, सारा खाना टाइम पे बन जाएगा। फिर अगले दिन रजनी सुबह सुबह जल्दी उठकर बिजली का मेन स्विच ऑफ कर देती है, जिस कारण दोनों बहुओं को गर्मी में ही सारा खाना बनाना पड़ता है। शिट यार, ऐसा लगता है कि इस गर्मी में तो आज हम मर ही जाएंगे। और नहीं तो क्या, इस लाइट को भी आज ही जाना था क्या? काश ये एसी बिना बिजली के चलता तो कितना मजा आ जाता। खैर, हमें माता रानी के नाम से आश्रम में खाना तो भेजना ही पड़ेगा, वरना माँ जी तो हमें सूली पर चढ़ा देगी। हाँ जी, सो तो है। बहुत मजे ले रही थी ना ये दोनों एसी के। आज मैं भी देखती हूँ कि बिना एसी के इतने सारे लोगों का ये खाना कैसे बनाती है। उस दिन काव्या और निकी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों उस गर्मी में भी खाना बनाती है। फिर एक रात सबके सोने के बाद रजनी रसोई में जाकर एसी ऑन करती है और वो वहीं पर सो जाती है। तभी अचानक से वहां पर काव्या आती है और वो अंधेरे में फर्श पर सो रही रजनी से टकरा जाती है और डरकर चिल्ला पड़ती है। हे भगवान! काव्या की आवाज सुनकर रजनी लाइट्स ऑन करती है। अरे बहू, तू यहाँ? हाँ माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात गए? और ये क्या, आपने ये एसी क्यों ऑन किया है? नहीं, मैंने ये एसी ऑन नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ पर पानी पीने आई थी, तभी बोतल का ढक्कन नीचे गिर गया, इसीलिए मैं उसे उठा रही थी। इतने अंधेरे में? हाँ बहू, चल अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। काव्या समझ जाती है कि रजनी जानबूझकर वहां सोने आई थी। फिर अगले दिन वो ये सारी बातें निकी को बताती है। तभी दोनों बहुओं को अपनी सास पर बहुत दया आती है। बेचारी हमारी सास, वो भले ही करेले से भी ज्यादा कड़वी है, लेकिन है तो हमारी सास ही ना, और मैं उन्हें इस तरह से नहीं देख सकती। जीजी, मैं भी निकी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम माँ जी को एसी नहीं दे सकते और ना ही रसोई से वो एसी हटा सकते हैं। जीजी, क्यों ना हम हमारे सेविंग के पैसों से माँ जी के लिए एक नया पोर्टेबल कूलर लेकर आए। हाँ निकी, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है। एसी ना सही, लेकिन एक कूलर तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसी से माँ जी खुश भी हो जाएंगी। हाँ जीजी, तो तय रहा, हम माँ जी के लिए कूलर ला रहे हैं। फिर निकी और काव्या अपने सेविंग के पैसों से रजनी के लिए एक पोर्टेबल कूलर खरीदते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। ये कूलर मेरे लिए है? हाँ माँ जी, आप ही के लिए है। और माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका ना सोचते हुए बस अपने बारे में ही सोचा।
लेकिन हमारी भी मजबूरी थी माँ जी। हाँ माँ जी, लेकिन अब हमें समझ आ चुका है, इसीलिए हमने हमारे जमा किए हुए पैसों से आपके लिए ये कूलर लाया है। और इस कूलर को आप बेडरूम से हॉल में और कहीं भी लेकर जा सकती हो, क्योंकि ये एक पोर्टेबल कूलर है, यानी हम इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और माँ जी, अगर हमारा बस चलता ना, तो हम इसे रसोई में शिफ्ट करके आपको रसोई वाला एसी दे देते, लेकिन कूलर की हवा से गैस बुझ सकती है ना, इसीलिए हमने आपके लिए ये कूलर लाया है। कोई बात नहीं बहू, और धन्यवाद, तुमने मेरे बारे में कितना सोचा। और मुझे भी तुम दोनों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें कितने ताने दिए और तुम्हारी परेशानी को कभी समझा ही नहीं, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुमने अपने सास के बारे में सोचा। आजकल इतना कोई नहीं सोचता बहू, इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया। इस तरह से अंत में रजनी और उसकी दोनों बहुएं एक हो जाती है और सभी खुशी से साथ मिलकर रहने लगती है। ममता अपनी देवरानी सावित्री, बेटा हितेन और बहू दीक्षा के साथ रहती है। सावित्री दीक्षा की चाची सास होती है, पर वो उसे अपनी छोटी माँ समान मानती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हितेन को सावित्री ने ही संभाला होता है और उन दोनों का एक दूसरे से बहुत लगाव होता है। एक दिन की बात है। दीक्षा बहू, मैंने उस कढ़ाई में मेहंदी भिगोई है, जरा मेरे बालों पर लगा दोगी क्या? वो मुझे आज शाम को मोहना की बेटी की सगाई में जाना है, इसीलिए। ठीक है छोटी माँ, मैं लगा देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद बहू। फिर दीक्षा सावित्री की बालों में मेहंदी लगाने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ममता आ जाती है और वो दीक्षा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ दीक्षा बहू। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? बहू, मुझे बाहर जाना है बाजार में, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, वो भी अभी के अभी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बड़ी माँ, मैं तो अभी छोटी माँ के बालों में मेहंदी लगाने वाली थी, हम तो बाजार में उसके बाद भी जा सकते हैं ना। क्या बात है जीजी, अभी 5 मिनट पहले तो आप झपकी लेने वाली थी ना, और अभी अचानक से प्लान कैसे बदल गया आपका? या फिर दीक्षा मेरा काम कर रही है, ये आपसे देखा नहीं जा रहा? अपनी ये बकवास बंद करे सावित्री। मैंने कब कहा कि मैं सोने जा रही हूँ? अरे तुम्ही ने चाल चली है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती थी कि मैं बहू को लेकर बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए तुमने इसे झट से अपना काम पकड़ा दिया। हे भगवान, इतना भी झूठ मत बोलिए जीजी, वरना सच में आपको काला कौवा काट जाएगा। अरे बड़ी माँ, आप इतना बहस क्यों कर रही हो? मैं बस 15 मिनट में ये काम निपटा कर आती हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे। हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझती हूँ। तुझे तो बस हर वक्त अपनी छोटी माँ ही दिखाई देती है। अगर अपनी सगी सास की सेवा करेगी तभी तुझे मेवा मिलेगा। अरे तूने तो इस चाची को अपनी छोटी माँ बना के रखा है। अरे इस चुड़ैल की सेवा करना जानलेवा हो सकता है। मैं कह दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सब इसकी ही चालें है। जीजी, जरा ठीक से आईने में आप देख कर आइए कि आखिर कौन क्या है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा नाम लेकर आप खुद का ही परिचय दे रही हो। हे सावित्री, तेरी तो। ओफो बड़ी माँ और छोटी माँ, आप दोनों भी ना, सच में बस बहुत हुआ। मुझे अब और कोई बहस नहीं चाहिए, आप दोनों भी शांत रहिए। फिर दीक्षा पहले सावित्री के बालों में मेहंदी लगा देती है और फिर ममता के साथ बाहर जाती है। फिर एक दिन जब सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है, तभी दीक्षा उसके लिए काढ़ा बनाती है। उतने में वहां पर ममता आकर खुन्नस में कहती है,
ये सब क्या है बहू? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय और पनीर के पकोड़े बना दे। फटाफट से बना। बड़ी माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं छोटी माँ के लिए काढ़ा बनाकर ले जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और ऐसे में मेरा उनके पास बैठना और उनकी देखभाल करना फर्ज है। अरे अगर वो तेरी छोटी माँ है तो मैं क्या तेरी पड़ोसन हूँ क्या? अरे अगर तुझे वहां पर फर्ज निभाना है तो यहाँ पर भी फर्ज निभाना होगा। और ये मेरा हुक्म है कि तू मुझे अभी के अभी पकोड़े और चाय बना कर दे और इस काढ़े को डस्टबिन में फेंक दे। बड़ी माँ, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना। अरे बीमारी के समय में दुश्मन के बारे में सोचकर भी दया आ जाती है, तो फिर आप छोटी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे छोटी माँ की देखरेख करनी है। अभी पहले मैं उन्हें ये काढ़ा पिलाऊंगी और उसके बाद ही आपका काम करूंगी। अब हटिए यहाँ से और जाने दीजिए मुझे। लेकिन बहू, दीक्षा वहां से चली जाती है और ममता का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी और इसकी छोटी माँ की तो ऐसी की तैसी। अरे आग लगे दोनों को। इस सावित्री ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। पहले तो मेरे बेटे को अपने करीब कर लिया और अब मेरी बहू को अपना बनाना चाहती है। मैं तो इस सावित्री को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन घर के सभी लोग गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे होते हैं। तभी ममता सावित्री को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ सावित्री मैडम, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर तुम कहाँ पर चली? हम तीनों गांव जा रहे हैं, तो तुम्हारा वहां पर क्या काम है? तुम्हारा क्या काम मतलब? जीजी, मैं भी तो अपने बहू और बेटे के साथ कुलदेवी के दर्शन लूंगी ना। हम हर साल जाते हैं, तो इस साल भी जाना है मुझे। अरे क्या मेरा बेटा और बहू लगा कर रखा है? ये दोनों मेरे बेटे बहू है, तुम्हारे नहीं। और कुल देवी के दर्शन के लिए तो सिर्फ मेरा परिवार जाएगा। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? छोटी माँ ने तो मुझे बचपन से ही कितना संभाला है। आपसे भी ज्यादा लाड़ प्यार दिया है मुझे इन्होंने। आपको तो इनसे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, लेकिन आप तो हर वक्त बस इनसे लड़ती और झगड़ती ही रहती हो। और किसने कहा कि छोटी माँ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? ये मेरी चाची नहीं है, बल्कि मेरी छोटी माँ है। और अगर यही नहीं आएगी तो हमारी यात्रा संपन्न कैसे होगी? इसने तो तुम दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। अरे जाओ जाओ, इसी को लेकर जाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ रही। अरे माँ, अब ये क्या बात हुई? जीजी, ये सब आप क्यों कर रही हो? कम से कम भगवान के दर्शन के लिए जाते वक्त तो शांत रहिए। प्लीज कलेश मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब तो चले जाइए उनके साथ। प्लीज जीजी, मेरी बात सुनिए। लेकिन ममता किसी की बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर वो अपने कमरे में चली जाती है। हितेन, छोटी माँ, हमने मुंह से निकाला है तो हमें कुलदेवी के दर्शन तो करने ही होंगे। बड़ी माँ का तो ये तमाशा 12 महीने चलता रहेगा और इनके होते हुए हम लोग कुलदेवी के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम तीनों ही चलते हैं दर्शन के लिए। नहीं दीक्षा बहू, जीजी को फिर से गुस्सा आ जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, मैं यही रुक जाती हूँ। जीजी भी तो घर पर अकेली है ना। अरे छोटी माँ, आप माँ की फिक्र मत करो। आप चलिए हमारे साथ, मैं माँ को मना लूंगा। लेकिन बच्चों, हमने कहा ना छोटी माँ। चलिए, बड़ी माँ तो ऐसी ही है, लेकिन आप तो समझदार हो ना। एक बार अगर हम भगवान के दर्शन करने का तय करते हैं तो फिर से उल्टे पांव नहीं जाना चाहिए। दर्शन को अधूरा मत छोड़िए छोटी माँ, और चलिए हमारे साथ।
फिर सावित्री हितेन और दीक्षा की बात मानकर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हितेन और दीक्षा दोनों बाजार से शॉपिंग करके आते हैं। ये लीजिए छोटी माँ, ये मैंने आपके लिए बासुंदी लाई है, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह दीक्षा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और माँ, हमने आपके लिए काजू कतली और इमरती लाई है और आप दोनों के लिए साड़ियाँ भी लाई है। रख दो इसे यहीं पर, मैं बाद में देख लूंगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा जीजी, ये गुलाबी रंग आप पर खूब जचता है और आपको गुलाबी रंग बहुत अच्छा भी लगता है ना? तो ये लीजिए, रख लीजिए इसे, और ये आधी बासुंदी भी रख लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जेठ जी आपके लिए बासुंदी लाया करते थे। आपको तो ये मुझसे भी ज्यादा पसंद है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। देखा माँ, छोटी माँ कितनी अच्छी है। आप तो खामोखा ही उनसे नफरत करती हो। वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचती है, लेकिन आप तो उनसे हमेशा नफरत ही करती हो। हाँ बड़ी माँ, छोटी माँ बहुत दिलदार है। उनके मन में सबके लिए केवल प्यार है और कोई मेल नहीं है। अरे एक मिठाई और साड़ी क्या दे दी उसने मुझे। तुम दोनों ने तो उसके तारीफों के पुल ही बांधना शुरू कर दिया मेरे सामने। अरे तुम दोनों उसे नहीं जानते कि वो सावित्री किस खेत की मूली है। एक नंबर की डायन है, डायन। वो दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। वो दिखाती कुछ और है और सबके लिए महसूस कुछ और करती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ कपट भरा है और कुछ नहीं है। और बस तुम लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए वो ये सब नाटक करती रहती है। ओफो बड़ी माँ, आप कभी नहीं सुधरने वाली। फिर एक दिन शाम के समय, अरे दीक्षा बहू, आज खाने में क्या सब्जी बना रही है? आज मैं भिंडी मसाला बना रही हूँ और साथ ही साबुत मूंग की दाल। चलेगा ना आपको? हाँ ठीक है, चलेगा, लेकिन अच्छे से बनाना। खाकर अच्छी नींद आनी चाहिए। हाँ बड़ी माँ। और छोटी माँ, थैंक यू मुझे भिंडी और साबुत मूंग की दाल बनाने का आइडिया देने के लिए, वरना हर शाम मेरा दिमाग ही बंद पड़ जाता है कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ। क्या? इसका मतलब ये सुझाव इसका है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो आज घर में भिंडी मसाला और साबुत मूंग की दाल नहीं बनेगी। नहीं मतलब नहीं। क्या? जी, अब ये क्या नया नाटक है आपका? अरे आपको मुझसे क्या तकलीफ है? बड़ी माँ, छोटी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हर बार उनसे पंगा लेती रहती हो और क्यों हर शाम आपको कलेश करना होता है? उतने में वहां पर हितेन भी आ जाता है। अरे काय का कलेश? मैं कोई कलेश वलेश नहीं करती, लेकिन यही है कलेश की वजह। अरे पहले इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अब बहू को भी छीन रही है। जी, ये जो कुछ भी आप सोच रही हो, ये सब आपकी गलतफहमी है। मैंने ना तो कभी हितेन को छीनने की कोशिश की और ना ही कभी दीक्षा बहू को। बचपन से लेकर आज तक हितेन को मैंने ही संभाला है। आप तो हमेशा अपने में ही रहती थी और आप उस पर कोई ध्यान भी नहीं देती थी, और इसी के कारण उसका मेरे प्रति ज्यादा लगाव है। हाँ बड़ी माँ, छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बस आपको लग रहा है कि छोटी माँ हम दोनों को आपसे दूर कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप ही अपनी इन बुरी हरकतों से हमसे दूर होती जा रही हो। हम सब एक साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकते माँ? आखिर क्यों आपको छोटी माँ से इतनी परेशानी है? अगर आप उनके साथ अच्छे से रहोगी तो हम भी आप दोनों के साथ खुश रह सकेंगे। दीक्षा और हितेन की बातें सुनकर
ममता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। ये सारा मेरे ही मन का दोष है। जीवन के ये बचे कुचे दिनों को खुशी से जीने के बजाय मैं उन्हें यूं झगड़े में बर्बाद कर रही हूँ। और सावित्री, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आज मेरे बेटे बहू ने, नहीं, बल्कि हमारे बेटे बहू ने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारा भी इन दोनों पर उतना ही हक है जितना कि मेरा है। मुझे सच में माफ कर दो। ममता उन तीनों से माफी मांगती है और उसके बाद वो सबके साथ मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहने लगती है।